जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वो लड़का और लड़की पहली बार कब मिले और क्यों मिले। अच्छा, अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा आखिर तक। और दूसरी बात ये कि मैं 2 वीडियोज़ ऐसी करने वाली हूँ जो लड़का और लड़की की मुलाकात के ऊपर हैं। इनमें थोड़ी-थोड़ी सी डिटेल होगी, जितनी कोशिश करूँगी मैं कि प्रोफेशनल रहकर डिटेल शेयर कर सकूँ उतनी ही करूँगी। उससे ज़्यादा जो भी प्राइवेट या पर्सनल डिटेल होगी, कोशिश मेरी ये होगी कि मैं नहीं शेयर करूँ। हाँ, अगर बातों के बीच में कोई 1 आध 2-3 डिटेल्स ऐसी निकल गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी कि जितनी प्रोफेशनल लेवल पर रहकर, और क्यों मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोग ये चीज़ों को समझ सकें कि किस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है। दूसरी बात ये है कि इन दोनों वीडियो के बाद एक तीसरी वीडियो आने वाली है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और उसके बाद एक चौथी वीडियो है जो इसी के बाद आएगी। यानी पहले 2 वीडियोस आएंगी इन दोनों की मुलाकात पे, एक अभी आ रही है, एक इसके बाद आएगी, फिर तीसरी आएगी कि इन दोनों के मिलने, एक सज़ा की बात हुई है, ठीक है, एक पनिशमेंट की बात हुई है जो 2019 में मिली है। और उसके बाद तीसरी एक वीडियो आएगी, चौथी एक वीडियो आएगी, सॉरी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। वो वीडियो ये होगी कि जहाँ पर वो लड़की आप लोगों को एक्सप्लेन करेगी इन सारी बातों का बताने का मतलब कि किस तरीके से लड़का और लड़की अपने परिवार से मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए एक तो ये वीडियो आखिर तक सुनिएगा सबसे, और शुरू से इसलिए सुनिएगा कि मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे एकदम शुरू कर दूँ कि हाँ ऐसे उनकी मुलाकात शुरू हुई। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल हमेशा इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बावजूद ये होता है कि कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में कई सारी बातें पूछ रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों की जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी ना फिर दूंगी। मैं अभी जो भी शक हो रहा होता है, जो भी बात हो रही होती है, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, वो आने दें मुझे। अभी मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इस सीरीज़ के ख़त्म होते होते कई सारे लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन तो वैसे ही दूर हो जाएगी। बल्कि कल किसी ने नीचे लिखा, मुझे बहुत हंसी भी आई, और वो ये था कि नाइस स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है, अगर आपको स्क्रिप्ट लगता है तो ज़रूर ठीक है, आप उस पर फ़िल्म बना लीजिए। और अगर आपको फ़िल्म बनाने का शौक़ है, एक तो आपको फ्री का स्क्रिप्ट मिल रहा है, आप फ़िल्म बना लीजिए, आपका अच्छा खासा नाम भी हो जाएगा, आपकी रोज़ी रोटी भी लग जाएगी। फ़िल्म में हायर फुटपाथ वाले भाई को कर लीजिएगा, आपको फ़ंड्स भी मिल जाएंगे दुबई वाले भाई से, ठीक है ना। अभी नाइस स्क्रिप्ट फलाना ढिमकाना, मुझे ना इन चीज़ों से कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ज़िंदगी में जब भी आप हकीकत निकाल कर दुनिया के सामने लेकर आते ना, हकीकत, तो दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो एक अपने बबल में रह रही होती है। और जब आप एक अपने बबल में रहते हैं ना, तो आपको उसी की आदत हो जाती है। उससे बाहर क्या हो रहा है वो आपको नहीं लगता, वो आपको सेफ़ नहीं लगता। तो ज़िंदगी में हमारी अक्सर सच्चाई को ना मानने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हम सेफ़ नहीं हैं, हम हर चीज़ को उसी की वजह से इग्नोर करने लगते हैं। ये ठीक है। और मैंने हमेशा एक ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में इंसान को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत इसके कि उसको ये बताना कि तुम ऑलरेडी दुनिया में बेवकूफ़ बन रहे हो। इसी लोग दुनिया में आके आपको बेवकूफ़ बना के आपका काट के चले जाते हैं, लेकिन जो दुनिया में लोग आकर आपको हकीकत बताते हैं, आप उनका काटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको यकीन नहीं करना, आपको विश्वास नहीं करना। आपको जो एक माइंड सेट है या आपकी ज़िंदगी है ना, उसमें ज़लज़ला आ जाएगा, इसलिए लोग नहीं मानते। तो आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, जो भी बात कर रहे होते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मुझे ये पता है कि दुनिया की हकीकत सुनने में और समझने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको हर चीज़ बहुत ही अजीब लग रही होती है। खैर चलें, ठीक है, यहाँ पर इतनी भाषण बहुत है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि मैंने बताया था कि वो लड़का और लड़की के बीच में इंटरव्यू होना था, और लड़की ने वो इंटरव्यू कंडक्ट करना था लड़के का। अब लड़के का इंटरव्यू आपने कंडक्ट करना है, आपने बात करनी है। आप लोग यहाँ जानते होंगे कि दुनिया में जब भी एचआर में आप जाकर बैठते हैं, एचआर वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो इंटरव्यू बहुत कूल किस्म का होता है, बड़ा रिलैक्स किस्म का होता है, कभी कभी काफ़ी लंबा भी हो जाता है, क्योंकि एचआर वाले यहाँ पर ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप कितने पानी में, और जो भी कंपनी है उसके प्रेशर में आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, कितना प्रेशर ले सकते हैं, वो आपका पूरा एनालिसिस कर रहे होते हैं। इवन कि आप में से जो लोग भी एचआर में मास्टर्स कर रहे होंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं जो एक सब्जेक्ट होगा या एक चैप्टर होगा, उसमें ज़रूर इस तरीके का होगा कि आप इंसान को किस तरीके से परखते हैं। और ये हर जगह होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। इवन अगर आप फ़ौज में भर्ती होते हैं तो फ़ौज का भी एक बाकायदा तौर पर टेस्ट होता है, फ़िज़िकल टेस्ट से भी पहले, कि आप कितने, आपकी जो माइंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो प्रेशर में आ सकता है कि नहीं आ सकता। और जाहिर सी बात है कि हर जगह टेस्ट लिया जाता है।
अब क्योंकि लड़की जो थी वो लड़के की ना एजेंट थी ना हैंडलर थी, वो हेड थी। अब उसका क्या काम होता है हेड का, कि वो जाता है टारगेट के पास और वो टारगेट को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसका एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के बाद टारगेट से आप जो हेड होता है वो 2 या 3 दफ़ा मिलता है, और उसके बाद ज़िंदगी में तब तक नहीं मिलता हेड जो होता है जब तक कि वो टारगेट ख़त्म ना हो जाए दुनिया के लिए और वो ग्रेवयार्ड की तरफ ना आए, यानी जो पॉसिबिलिटी 7 वाली दुनिया है ना उसमें ना आए, तब तक वो नहीं आता। अच्छा, क्या टारगेट को ये पता होता है कि ये जो बंदा हमारा इंटरव्यू ले रहा है, हमारी जो भी परीक्षा चल रही है, वो कोई बंदा है जो हमें चेक कर रहा है? नहीं, ये उसको बिल्कुल पता नहीं होता। उसको ये ज़रूर पता होता है इनिशियली जब उससे साइन करवाए जाते हैं कि उसका हैंडलर उसको आकर आइडेंटिफाई करेगा, और वहाँ से फिर उसकी पता चलेगा जब भी उनको कोड दिया जाता है। और मैंने यहाँ पर बताया था कि वो कोड क्या है, या तो वो पंख है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट का जो मोड होता है वो है, ठीक है। तो इस वजह से वो कोड होता है। आप एकदम किसी से भी जाके ज़िंदगी में शेयर नहीं करते ना कोई भी बात, एक कोड होता है। अगर आप कहीं पे भी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं, ये कम्युनिकेशन का एक बहुत पुराना मेथड है। अच्छा ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब ट्रेन हेड आ गया और हेड ने इंटरव्यू शुरू करना है। अब जब हेड और हेड का इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो हेड होता है वो असाइन करता है उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए या जो भी इंसान है उसके लिए एक हैंडलर। अब जो भी सब्जेक्ट होता है उसको क्या पता होता है कि ये उसका हैंडलर जो है वो कौन है, उसको बिल्कुल समझ आ जाती है। हैंडलर्स वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, लेकिन उनको ये कभी पता नहीं चलता जो लोग सब्जेक्ट होते हैं कि हैंडलर्स जो हैं वो दूसरी दुनिया से निकल कर आते हैं। जितने तकरीबन हैंडलर्स होते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, उसमें से 95% जो हैंडलर्स होते हैं वो दूसरी दुनिया ही के होते हैं। सब्जेक्ट को नहीं पता चलता, क्योंकि सब्जेक्ट को यही नहीं पता होता कि दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है तब तक जब तक कि उनके साथ हादसा नहीं हो जाता और वो ज़िंदा होकर उठते नहीं हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जब आपको ऑलरेडी आप एक एजेंट होते हैं और गवर्नमेंट को पता होता है कि आपको सिक्योर करना है, या आप एक प्रॉपर पोजीशन पर हो जाते हैं, आप सीनियर हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपको बता देती है कि इस तरीके से हो सकता है और हम तुम्हें इस तरह से सेव करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही एंड मोमेंट्स पे पता चलता है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे कि आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते। यानी समझ लीजिए कभी कभी सिर्फ कुछ घंटों पहले पता चलता है और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पहले, उससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है, क्योंकि ये बातें इधर उधर ना हो इस वजह से। फिर उसके बाद आते हैं कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें उनको पहले पता चल जाता है, बहुत पहले। जैसे कि वो लड़की थी, उसके माता पिता में से कोई एक जो थे वो एक ऐसी दुनिया नहीं, यानी एक ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पर वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल सीट पर थे। जिन लोगों को ये दुनिया के सारे होते कांटों का पता होता है कि कहाँ पर क्या कांट होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सिर्फ 3 ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स होती हैं जिनके पास, या जो बिज़नेस मैग्नेट्स होते हैं उनके कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास किस्म के, यानी उनको पता ज़रूर होता है कि एक ऐसी दुनिया है, और उस दुनिया को क्योंकि ख़ुद भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी वो उसी ग्रुप में से होते हैं जो उस दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उस केस में ये होता है कि आपको पता नहीं चलना चाहिए लेकिन आपको पता चल जाता है, और वो बिल्कुल अगेंस्ट होता है, आप नियम तोड़ते हैं, समझ जाइए एक तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हम शुरू करते हैं। मेरा ख्याल से मैं 8 मिनट का जो है टाइम स्टैम्प डाल दूँगी कि वो लोग कहाँ मिले सबसे पहला। और हो सकता है इस वीडियो का जो टाइटल होगा बहुत फिल्मी भी हो सकता है, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि ये मेरे ख्याल से जो लड़का लड़की की कहानी होगी मैं इसको ज़रूर फिल्मी करके ही उसकी टाइटल्स लिखूँगी। मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो करते रहें, मुझे कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं बताना चाहूँगी वो मैं बता दूँगी, आपको सही लगे नहीं तो वो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि मैं इसका फ़ायदा बहुत पहले उठा सकती थी ना। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास बैठे रहो, मेरी बात सुनो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन चीज़ों में नहीं घुसना, तो जो समझे नहीं समझे वो मर्ज़ी। खैर, सबसे अच्छी और बेहतरीन जगह होती है वो होता है जहाज़ में आप किसी से भी मिल सकते हैं, और मिलने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर सबसे कम सिक्योरिटी होती है और आपको पूरा टाइम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और सिक्योरिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर है या बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो तो एक अलग बात होती है कि उनकी सिक्योरिटी डिटेल उनके साथ ट्रैवल कर रहा होता है, तो वहाँ पर आप फर्स्ट क्लास का एरिया जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर आप प्रिंस हैं या प्रिंसेसेस हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपका जो पूरा जो क्लास होती है, जिस भी क्लास में, जाहिर सी बात है फर्स्ट क्लास में ही होते हैं,
तो वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। और इवन कि अगर आपका सिक्योरिटी डिटेल नहीं है, आप सेलिब्रिटी हैं, अगर सिक्योरिटी डिटेल आपका नहीं भी है, तो जो स्टाफ होता है, जो क्रू मेंबर्स होते हैं प्लेन के, वो ऑलरेडी उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई आए जाए नहीं, क्योंकि यहाँ फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कैसे अभिनेता की बात कर रहे हैं जो उस वक्त बॉलीवुड के अंदर, यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री के हिसाब से मैं उसकी बात नहीं करूँगी, बॉलीवुड के अंदर उसकी करियर की शुरुआत थी। स्टार्टिंग में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो अभी उनकी पहचान बन रही होती है, उनको लोग आहिस्ता आहिस्ता जान रहे होते हैं। सोच लीजिए कि 13 और 14 के बीच में मिले होंगे, तो जब 13 और 14 के बीच में मिले थे उस वक्त एक ही फिल्म आई थी, और कभी कभी अक्सर जो लोग होते हैं उनकी एक आध फिल्म के बाद भी एकदम इतना नाम नहीं बनता ना एकदम, यानी फिल्म अच्छी जाती है, सुपरहिट भी जाती है, लेकिन लोग एकदम नहीं पहचान रहे होते, हर कोई जानता नहीं एकदम आप इतने ज़्यादा, और ख़ासतौर पर एक ऐसी फिल्म जो ज़्यादा प्रमोट भी ना की गई हो। हाँ, अगर यहाँ पर हम सारा अली ख़ान या दूसरे लोगों की बात करें या ऋतिक रोशन की बात करें, ये जो सारे नेपो किड्स होते हैं, इनको अलग से मार्केटिंग मिल रही होती है, तो इनकी पहली फिल्म से ही इनका बहुत नाम बना होता है। या अभी देख ली शाहरुख की बेटी आई भी नहीं है, तो वो ऑलरेडी उनको पूरी दुनिया जानती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये लोग मिलते हैं जहाज़ में। अब जाहिर आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आपके लिए एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई आपको तंग ना करे और जो आपका टारगेट है वो वहाँ से भाग भी ना सके, तो जहाज़ सबसे बेहतरीन जगह होती है। या तो जहाज़ या फिर जो एलिवेटर होती है ना, लिफ्ट जो होती है, वो सबसे बेहतरीन जगह होती है, और उस लिफ्ट को रोक दिया जाता है। उस लिफ्ट में भी आप फंस जाते हैं, जहाँ पर भी वो इंसान फंस जाए, आपका टारगेट वो वहाँ से ना भाग सके। नॉर्मली ऐसी ही जगहों पर जो है टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट होना था और जगह लोकेशन खुद लड़की ने चूज़ की थी, आप फिर उसी के मुताबिक प्लान करते हैं। जब आप प्लान कर रहे हैं, एक ऑलरेडी चीज़ प्री प्लान है, तो जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ क्लास सेम होगी, बल्कि ये भी बात बिल्कुल नॉर्मल बात होगी कि वो सीट भी साथ होगी। और यहाँ पर ये सीट्स का साथ होना सिर्फ बॉलीवुड की फिल्म्स में नहीं होता। अगर आप में से यहाँ पर कोई बहुत बड़े सीईओज़, जो कंपनी के बड़े बड़े सीईओज़ होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अगर आप पर्सनल सेक्रेटरीज़ में से हैं और अगर आप उनका ट्रैवल जो पूरा जो ये देखते हैं, मैनेज करते हैं, तो आपने कई बार उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्लेन्स में करवाई होंगी, जो कि एक प्लान करता है और दूसरे को नहीं पता होता। उसके लिए इत्तेफाक होता है कि दो लोग इत्तेफाक से मिल गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने मिलना मुश्किल होता है, सामने आना जाना, दुकान कह रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी जो दुकान, वैसे हाँ दुकान ही होती है शायद, पॉलिटिशियंस की तो दुकान चल रही होती है, तो आमने सामने, क्योंकि आप या तो अपोजिशन के होते हैं या आप दुनिया की नज़रों में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो आपको कहीं मिलना होता है, तो सबसे बेहतरीन जगह ये होती है कि आप प्लेन में जाके खामोशी से मिल लें। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है और ऐसी जो अरेंजमेंट्स हैं वो की जाती हैं। अब मिले लड़का लड़की, अब लड़का लड़की मिले, उनकी सीट भी साथ होनी थी, कंफर्म साथ होनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाकई कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा, और ये मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जब लड़का और लड़की जाकर बैठते हैं। हाँ, एक और बात मैं ये बता दूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर आप ऑलरेडी मरी हुई हैं तो आपके पास वीज़ा तो होगा नहीं। देखें भाई, दुनिया में आप लोगों ने एक चीज़ सुनी है, वो होती है फ़ेक आइडेंटिटी। जब फ़ेक आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका आधार कार्ड होता है, आपका पासपोर्ट होता है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आपको बताती हैं पूरी दुनिया को कि आप ये इंसान हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी बात ये है कि जब हम इस दुनिया में होते हैं तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं या तो हम प्राइवेट जेट से जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होते हैं। दूसरी बात, अगर हम कभी कमर्शियल एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, हमें करना पड़ता है, अगर हम किसी टारगेट के साथ हैं, हम सब्जेक्ट के साथ हैं, या हम किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिसकी आगे पीछे हमने उसको रखी हुई है, हम उसके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कमर्शियल एयरलाइन के थ्रू भी जाना पड़ता है। उसके लिए काम आता है आपका फेक पासपोर्ट। उसके बावजूद हमारे लिए प्राइवेट चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम निकल जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी गवर्नमेंट के साथ, हम सारी गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, जब हम इन एंड आउट करते हैं किसी भी देश के अंदर, तो वो जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे इन एंड आउट को हैंडल करती है, तो हमें प्राइवेट चैनल से निकाल कर लेके जाया जाता है। ये वो चैनल्स होते हैं जहाँ से बड़े बड़े रॉयल्स या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकल कर जाते हैं। और ये यहाँ मैं नॉर्मल जगह की बात नहीं कर रही, इवन कि हमारा जो एग्ज़िट होता है वो भी मेन डोर से या मेन एयरपोर्ट की डोर से नहीं होता है, हमें पीछे से निकाल के लेके जाते हैं जब भी लेकर जाते हैं, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ भी नहीं होते ना कि हम सामने से निकल कर आ जाएं, हमें पीछे से सारे काम जो होते हैं बैक चैनल से होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, कितनी लंबी वीडियो होती जा रही है, मेन मुद्दा अब यहाँ पर शुरू होता है कि वो दोनों मिलते हैं।
अच्छा, ये बड़ी फिल्मी सी बात होगी। सबसे पहली बात ये कि वो लड़का और लड़की बहुत सेम है। किस सेंस में? दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सेम है। दोनों क्या कहते हैं, यानी कैसे क्या कह सकते हैं, यानी सरकास्टिक, एक तरीके नहीं, सरकास्टिक भी नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, उसके लिए एक बड़ा क्यूट सा वर्ड होता है। खैर, जब आप बहुत सेम होते हैं, आपकी सोच एक होती है, आप एक वेव लेंथ पे होते हैं, आपका मिजाज एक होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। अब क्योंकि इन दोनों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था फॉर्मली, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते ज़रूर थे। मैंने बताया था कि वो लड़की फुटपाथ वाले भाई के सर्कल में होती थी। वो क्यों होती थी, क्या होती थी, ये मैंने नहीं बताया हुआ, लेकिन उसके सर्कल में ज़रूर होती थी। जब उसी सर्कल में आप होते हैं, एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा सर्कल है, और जो जितने भी एक्टर्स होते हैं, आने वाले एक्ट्रेसेस होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो सर्कल में जा सकें। जब उस सर्कल में आने जाने के लिए आपको नज़र रखनी पड़ती है कि कौन कौन से लोग हैं, आप किन के थ्रू अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। क्यों? तो वो लड़का ज़रूर जानता था, लेकिन फॉर्मली इंट्रोडक्शन कभी नहीं हुआ था। हाँ, वो लड़की ये ज़रूर जानती थी कि इस बंदे का नाम ये है, जब उस लड़की को ये भी नहीं पता था कि वो पॉसिबली टारगेट या सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको ये ज़रूर पता होती है। इसलिए जब वो लोग सामने आकर बैठे, सबसे पहले जब वो लोग सामने आकर बैठते हैं, आसपास आके बैठते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को उस नज़र से देखते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है। कभी फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊँगी, क्योंकि वो बहुत मज़े की थी और मुझे बहुत आज तक वो बात याद है। ज़िंदगी में कभी कभी होती ना, जो पहली मुलाकातें छाप छोड़ जाती हैं, वो वाकई एक चीज़ होती है जो बड़ी यादगार रह जाती है, आपको सारी उम्र के लिए याद रह जाती है। अब आप में से कितने लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में, चाहे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हों, अक्सर आप लोगों को पहली मुलाकात याद रहती है, क्योंकि वही मुलाकात डिसाइड करती है कि आप उस इंसान के लिए क्या सोचते हैं। तो वहाँ से ना वो चीज़ बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, अब दोनों सेम लेवल के थे। मुझे यानी पता होता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे एक दूसरे को देखकर। अब वो लड़का सबसे पहले, हालांकि नॉर्मली ये होता है कि आप जब सब्जेक्ट के पास जाते हैं, आप टारगेट के पास जाते हैं, तो आप खुद उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आप प्रॉपर बहाना सोचते हैं कि किस तरीके से बात को आगे बनाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगला बंदा तो नहीं पता ना कि वो आपसे क्यों बात करेगा। यहाँ पर लड़के का बात करने का सिर्फ ये कारण था कि वो ये चाहता था, कोई भी जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि वो लड़की कहाँ से बिलोंग करती थी। इंसान ज़रूर कोशिश करता है कि उससे ज़रूर बातचीत करे कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात पता चल जाए, किसी भी तरीके से हम उन पार्टीज़ में कहीं अंदर घुस जाएँ। तो वो लड़के ने भी अपना चांस लिया कि भाई हम बात कर लेंगे तो कोई ना कोई बातचीत आगे निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात होती है, और वो बात बहुत मज़े की थी। वो ये थी कि वो लड़का उसको देखकर सबसे पहली बात ये कहता है कि ये बहुत फिल्मी सा नहीं है कि मेरे बाजू में आगे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठती है। इससे पहले लड़की, अगर नॉर्मली वो उसका टारगेट ना होता, सब्जेक्ट ना होता, लड़की बहुत डिफरेंट तरीके से जवाब देती, बहुत डिफरेंट तरीके से। लेकिन आगे से लड़की ने उसके इसी बात पे, जैसे क्या कहते हैं, तुकबंदी होती, कौन सी वो क्या होती है, बात पे बात करना, यानी बात को बात से बढ़ाना। तो उस लड़की ने कहा कि अगर सामने एक फ़िल्म स्टार होगा तो सिचुएशन तो फिल्मी होगी। ये दोनों वहाँ से हंसते हैं और फिर वहाँ से बिल्कुल बात हो जाती शुरू, फिर वहाँ से वो दोनों एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ मैं आपको जानती हूँ। तो कहता है अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोग जानने लग गए। तो फिर वहाँ से वो बात शुरू होती है। फिर वो उससे ये कहता है कि हाँ नहीं, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको कई दफ़ा देखा है। तो आप वहाँ उनके साथ क्या करती हैं, यानी आप उनकी गर्लफ्रेंड्स में से? तो कहती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनमें से नहीं, लेकिन हाँ मैं वहाँ पर उनके लिए काम ज़रूर करती हूँ। तो वो वहाँ से पूछते हैं कि क्या काम करती हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं उनके ऊपर शायद एक बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि एक इतनी हसीन लड़की राइटर बन रही है। कभी राइटर्स इतने खूबसूरत नहीं होते, ऐसे खूबसूरत लोग तो नॉर्मली पर्दे के सामने होते हैं, ना कि पर्दे के पीछे। तो वो लड़की इसको बताती है कि नहीं, उसको इन चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं है, वो काफ़ी कैमरा शाय भी है, क्योंकि आगे जाके इससे पहले कि ज़िंदगी में कभी भी कोई तस्वीर खिंचवाए, यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि आप जब एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते। जब तक वो लड़की उस भाई के सर्कल में भी थी, फुटपाथ वाले को सबसे बेहतरीन हमें ट्रेन यही किया जाता है कि हम ऐसी कैमरा के सामने ना आएँ जिनको ज़्यादा दुनिया देख सके, ठीक है। यहाँ से वो बातचीत शुरू हो जाती है, फिर वो लिखने की बात शुरू होती है। तो वो कहता है कि अच्छा ये तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप लिख रही हैं। वो लड़की आगे से कहती है कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बस सिर्फ ये है कि किसको ठोकना है। तो वो एकदम यूँ करता है कि किस मतलब, यानी ठोकने की बात। वो कहती है कि हाँ, किसको कमरे में ठोकना, किसको ज़िंदगी कमरे से बाहर ठोकना, उसके अलावा उनकी कहानी में इतना कोई इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। वहाँ से वो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर वो उधर से लेकर बात शुरू कर देते हैं और दोनों
का इंटरेस्ट बहुत सेम होता है। फिर वो कहता है कि हाँ मैं भी लिखना चाहता हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है लिखने का। आपने फिर वहाँ से बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर जब इंटरेस्ट इतना सेम हो ना तो कन्वर्सेशन होल्ड करना बहुत आसान होती है। मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि आप लोगों को आगे जो हम आगे बात करने वाले हैं कि क्लू किस तरीके से डिस्कस होगा उसके लिए थोड़ी थोड़ी बातें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। हालांकि मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग थी और वो मुलाकात उस लड़की के लिए बहुत यादगार थी। वो लड़की आज भी उस मुलाकात को कई बार याद करती है, ना सिर्फ लड़की बल्कि लड़का और लड़की, क्योंकि उसके बाद वो लोग कई दफ़ा मिले हैं। ऑफिशियली उनको सिर्फ 2 ही दफ़ा मिलना था, 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद खैर ये सारी बात हो गई। अब आपको ये भी जहन में रखना है कि एक लॉन्ग फ़्लाइट है, उसमें लोग नॉर्मली सोने की करते हैं। इससे पहले कि आपका जो टारगेट है, आपका सब्जेक्ट है वो सोने की करे, आप उसको इतना एंगेज ज़रूर रखें कि क्या कहते हैं वो सोने की ना करें, वरना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर एक इतना गोल्डन चांस है जहाँ आपको 9 घंटे मिले गए, हमें ट्रेन किया जाता है कि हम एक इंसान का पूरा एनालिसिस एक नज़र में कर लें या कुछ सेकंड्स में कर लें, कुछ मिनट में कर लें। 9 घंटे मिलना मतलब आपको बहुत कुछ पता चल सकता है उस इंसान के बारे में। तो उस एक एक सेकंड को आप काउंट करते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करते। तो वहीं से कॉमन गोल्स निकलना शुरू हो जाते हैं कि भाई राइटिंग का भी शौक़ है और बुक्स का भी शौक़ है, और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है फुटपाथ वाले भाई की इनिशियली, क्योंकि उसको उसका चेहरा नहीं दिखता। कल बल्कि किसी ने कमेंट में भी मुझे लिखा था कि कभी तुमने फुटपाथ वाले भाई को दूर से भी देखा है, तो मैंने नीचे ये बात लिखी थी, दूर से नहीं देखा और बड़े करीब से देखा है। अगर आप में से कोई भी करीब से देख लेना, आपको उस इंसान की असलियत दिख जाएगी। इतना घिनौना चेहरा है कि वो दिख जाएगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि लड़का और लड़की दोनों का जो कॉमन टारगेट था, जिसके ऊपर वो शुरू से स्पाई कर रहे थे या जिसके ऊपर भी वो कर रहे थे, वो वही फुटपाथ वाला भाई था। तो यहाँ समझ जाइए कि वो कितनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए 1 नहीं 2 नहीं, अब इवन तीसरा भी उसी सर्कल में है जो अभी निकल कर आएगा। क्योंकि मैंने अभी इन्हीं सीरीज़ के अंदर एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि वो दूसरी लड़की निकल कर आएगी अगर कभी इधर आती है इस दुनिया में, कि वो उसकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होकर फिर वो मरती है और फिर वो निकलती है। हाँ, वो जिस लड़की की हम अभी बात करते आ रहे हैं वो पहले नहीं, लेकिन वो बाद में मरने के बाद ज़रूर उसकी ज़िंदगी में गई है। तो ये समझ जाइए कि वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहाँ से वो बातें शुरू हो जाती हैं, फिर चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, बातों से बातें। फिर वहाँ पर जब आप लोगों की इतनी सिचुएशंस, आपकी कितनी सोच सेम होने लगती है ना, तो इससे पहले कि वो बंदा इंटरेस्ट लूज़ करता है या कुछ भी लूज़ करता, आप एक सजेस्ट करते हैं कि हाँ चलो मिलकर अपने अपने गोल्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो लड़का और लड़का दोनों जब सिमिलर थे ना, तो उन्होंने ये कहा कि देखो हम हर बात में कर रहे हैं कि हाँ मैं भी ये। तो ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि हाँ जैसे एक दूसरे की कॉपी की जा रही है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पेपर पे पहले लिख लेते हैं हमारे क्या गोल्स हैं ज़िंदगी को लेकर, फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे तो उस पर ना टाइम निकल जाएगा। होता है ना, आप बोर होने लगता है, आप कुछ ना कुछ करते हैं। नॉर्मली लोगों को मैंने देखा वो फ्लाइट्स में बाकायदा अपना ब्यूटी रूटीन कर रहे होते हैं, अपना स्किन रूटीन चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब आपकी इतनी अच्छी कंपनी होगी तो आप ये सारी चीज़ों में कोशिश ही करेंगे कि आप टाइम स्पेंड करें। अब वो लड़का किस सोच के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वो तो वो जानता है, लेकिन लड़की को अपना उसने चालू किया हुआ था, उसका अपना काम चल रहा था। अब सबसे बेहतरीन क्या होता है कि आप एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर आते हैं वो क्लूज़ जिनकी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जो क्लूज़ दिए गए थे उस लड़के को कि कभी भी जो तुम्हारा हैंडलर आएगा वो तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा, तो तुम्हें ये क्लूज़ उसको देने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब पता नहीं उस लड़के को उस वक्त पता था कि नहीं, मैं बाद में बता दूँगी। तीसरी वीडियो जो इसके बाद तीसरी, यानी ये पहली वीडियो फिर दूसरी तीसरी में बता दूँगी कि उस लड़के को पता था कि नहीं। अच्छा, अब ये क्लूज़ की बात है, ये क्लूज़ जब तक नहीं पता चलेंगे ये बात नहीं खुलेगी कि वो लड़की को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि लड़की भी अभी आइडेंटिफाई कर रही है ना, लड़की को भी कंफर्म नहीं है कि पूरे बॉलीवुड के अंदर ये वही है। समझ लीजिए घास फूस के अंदर एक कील गिरी हुई, कील नहीं एक सुई है, सुई के बराबर एक टारगेट होता है जिसको आपने ढूंढना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बॉलीवुड एक वो घास या फूस है जिसके अंदर एक वो सुई है, उस सुई को आपने निकालना है, फिर जब वो सुई निकल कर आती है फिर आप उस सुई से सबको चुबाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। खैर अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने आपके पास जब, अगर आप में से यहाँ लोग जो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते होंगे आपको पता होगा, बिज़नेस क्लास से भी शायद आपको नॉर्मली एक नोट पैड और पेन दिया जाता है। अब उन्होंने गोल्स लिखना शुरू कर दिए और दोनों ने कहा कि हम इतने नंबर की गोल, इतने गोल्स लिखेंगे, कितने गोल्स हो सकते हैं वो लिखेंगे और फिर देखते हैं कि कितनी हम सेम वेवलेंथ में। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर गोल्स लिखना शुरू हो गए। ये सबसे पहली बार है 2013 या 14 के बीच में जब उस बंदे ने गोल्स लिखना शुरू किए, और वो गोल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इसी तरीके से लिखे गए थे जैसे यहाँ पर ड्रीम्स हैं। ये ड्रीम्स आपके गोल्स ही होते हैं ना,
ठीक है। सबसे पहला जो लिखा था, जो गोल था वहाँ पर, ये ड्रीम लिस्ट कर नहीं था, वो गोल्स के हिसाब से लिखा गया था। सबसे पहला जो गोल था वो था लड़के का, कि उसको ये सीखना था कि उसको किस तरीके से जहाज़ चलाना है, प्लेन चलाना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गई, क्लूज़ में से क्या चीज़ निकल कर आती है, ट्रांसपोर्ट। यानी कि क्या निकल कर आया, ट्रांसपोर्ट ना, मोड होता है ना प्लेन में, ये एयरवे होता है, एयरवे यानी कि वहाँ पर एयरवे में क्या चलता है, जहाज़ चलते हैं ना। तो ट्रांसपोर्ट तो एक चीज़ निकल कर आ गई। उसके बाद वो काफ़ी सारी लिस्ट को शेयर करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि वो ऑलमोस्ट इसी तरीके से एंड होती है लिस्ट। शुरू और आखिर के बीच में आप यही कोशिश करते हैं कि एक ही चीज़ क्लू से रिलेटेड ज़रूर हो, क्लू से रिलेटेड एक ही चीज़ ज़रूर हो। पर पहला क्लू जो था वो उसने ज़रूर दिया था प्लेन के तौर पर, कि जहाज़ चलाने का उसको शौक़ है, ठीक है। अब प्लेन क्या होता है, अब आप नहीं कहते कि जहाज़ के पंख होते हैं ना, पंख होते हैं ना, ये आप लोग इसको क्या कहते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इसे, आप लोग नॉर्मली क्या कहते होंगे हिंदी में, ठीक है, आप जो भी कह लें इसे, लेकिन नॉर्मली जहाज़ को किससे तशबीह भी दी जाती है, बर्ड से भी दी जाती है। तो बर्ड के क्या होते हैं, पंख होते हैं, और ये बिल्कुल बर्ड की ही को ही देखकर बनाई गई थी ना, तो दोनों चीज़ें यूज़ हो गई। तो इस सेंस में क्या होगा कि लड़की और लड़का जब अपने गोल्स की पूरी लिस्ट लिखते हैं, जब वो शेयर करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो गोल होता है वो प्लेन का होता है, फ्लाई करने का। अच्छा, फ्लाई का भी मतलब ये होता है कि बर्ड हो गई, और प्लेन भी जो होता है वो ऑलमोस्ट बर्ड होता है। तो हम फ्लाई और प्लेन को पंख के तौर पर ले लेंगे, यानी फैदर के तौर पर ले लेंगे। और जो आखिरी उसका गोल था वो ये गोल था यूरोप का, ट्रेन यानी गोल था। तो ये रोड वे पर आ गया ना, यानी ये भी एक ट्रांसपोर्ट का मोड होता है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि उस लड़के ने ऐसे क्यों किया। देखिए, अब वो समझदार था और उसको भी पता था कि उसको कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई ज़रूर किया जाएगा। उसका किसी भी समय पर उसका जो हैंडलर है वो आ जाएगा। उसको ये नहीं पता होगा कि डिपार्टमेंट का हेड आएगा, उसको ये पता होगा कि हैंडलर आ जाएगा। और आप हैंडलर को हर किसी को एकदम मिलकर ये नहीं कहेंगे कि भाई फैदर और जहाज़, या फैदर या ट्रेन, या फैदर या कार, या फैदर या शिप, या ऐसे नहीं करेंगे आप, है ना। आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना, आप बात में करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को जज करेंगे कि यहाँ पर बात सही हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब लड़की ने भी सपने लिखे, लड़की ने भी गोल्स की लिस्ट लिखी। लड़की का सबसे पहला गोल जो था वो उसने लिखा था CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस लड़के ने लिखा सबसे पहला गोल कि उसको सीखना है फ्लाई करना। लड़की ने सबसे पहला लिखा कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि CPL, या आप PPP भी कह लें कि प्रोफेशनल पायलट प्रोग्राम होता है जो USA के अंदर होता है। अच्छा, ठीक है, अब दोनों तरीके से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आ गया और फैदर भी आ गया। अब बीच में लड़की ने भी कहीं पर लिखा फैदर, उसने जो CPL के हिसाब से लिखा था, जो PP था, PPP, वो उसने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पर लिखा था। और उसने जो क्या कहते हैं फैदर से रिलेटेड उसने ये लिखा था कि वो स्काई डाइव करना चाहती है, वो उसका सपनों में से एक सपना था। तो जब आप स्काई डाइव करते हैं तो आप एक तरीके से बर्ड बने हुए होते हैं ना, आप एक तरीके से जब जंप लगाते हैं, फ्री फॉल आपकी जंप होती है, फिर आप अपने हाथों को खोलते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, आप बिल्कुल एक तरीके की बर्ड बन जाते हैं। तो वो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो थी वो उस पर आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अच्छा, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको समझ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद उस लड़के ने पूरी बातों के बीच में आखिर में जब उनकी गोल्स डिस्कस हो गए, मैं यहाँ पर नहीं बात करूँगी कि क्या गोल्स थे, तकरीबन ये वही विश लिस्ट थी। लेकिन एक और मैं चीज़ बता दूँ कि ये लड़का बहुत समझदार था, उसने ट्विटर पर ये विश लिस्ट डाली थी जिसका पहला गोल और आखिरी गोल सेम ज़रूर यही वाले थे तकरीबन। लेकिन बाकी जगहों पर उसने कई जगहों पर ये जो उसकी ड्रीम लिस्ट थी उसने शेयर की है, और इनका जो सीक्वेंस है ना वो जगहों पर चेंज है। समझ आ रही है इस बात की? कई जगहों पर वो चेंज है ताकि लोगों को पता ना चल सके, हर कोई इस चीज़ को जज ना कर सके। इंस्टाग्राम पर जब उसने लिस्ट डाली हुई वो अलग डाली हुई है। फिर अगर आप लोग को याद होगा कि वो एक पेपर पे भी लिखता था, तो वहाँ पर भी पहले और आखिरी गोल्स डिफरेंट है। पहला वाला हर जगह फ्लाई का ही रहा है, पहला वाला। तो फ्लाई में ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा और पंख भी आ जाएगा। तो वही सबसे बड़ा क्लू है। आने वाले दिनों में मैं कई सारे क्लूज़ को बात करूँगी, और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसकी जो पूरी ड्रीम लिस्ट है, जो गोल्स की लिस्ट है, ये पूरी की पूरी क्लूज़ में भरी हुई है, सवाए 2-4 को छोड़ के तकरीबन सारे क्लूज़ हैं इसके अंदर। और मैं आने वाले दिनों में बाकायदा तौर पर इसकी ड्रीम्स को डिकोड करूँगी, इसके इंस्टाग्राम को डिकोड करूँगी। कई सारी चीज़ें हैं और कई सारे क्लूज़ हैं जो बाकायदा तौर पर वो छोड़ कर गया है, जिससे आप लोगों को तकरीबन जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि वो एजेंट है कि नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। मेरी बात का तो मायने आप लोग की नज़र में नहीं है, तो आप लोग मेरी बात को माने या ना माने वो आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी, मुझे उससे कोई भी आपत्ति नहीं है।
ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये बात हो गई। जैसे ही ड्रीम्स ख़त्म हुए वो लोग डिस्कस करने लग गए, तो उस लड़के ने एक बात की, और वो बात बहुत ज़्यादा जो यानी कहते ना एक आपका शक होता है और शक को एकदम यकीन और मिल जाता, वो ये था कि उस लड़के ने कहा कि मुझे उड़ने का बहुत शौक़ है, मेरा दिल करता है कि मुझे पंख लग जाए और मैं उड़ूँ पूरी दुनिया में एक आज़ाद पंछी की तरह, आज़ाद पंछी की तरह। यानी आप समझ रहे हैं, फ्रीडम, उड़ना, पंछी, ये सब चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं। यानी जब उसने ये बात कही ना, बस ठीक है, ख़त्म, वहाँ पर बात कंफर्म हो गई थी कि यही जो है आपका वो टारगेट है जिसके ऊपर फ़ाइल क्रिएट की गई है, तो ये आपके टारगेट से सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद एक आखिरी परीक्षा होती है, वो होती है जब एक दफ़ा आप और मिलते हैं, और उसके बाद वहाँ से हेड का काम ख़त्म हो जाता है, वो चला जाता है और हैंडलर असाइन कर देता है। अब इनको करनी थी दूसरी मुलाकात। उस दूसरी मुलाकात की जो ऊपर जो हम बात करेंगे वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगी, और फिर तीसरी वीडियो को मैं इन दोनों मुलाकात को जोड़कर एक और फिर बात करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी मुलाकात भी थोड़ी सी डिटेल में होगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा पर्सनल बातों को ना करूँ, जितनी हद तक हो सकता है मैं ये करूँगी, और उसके बाद मैं रुक जाऊँगी, क्योंकि पर्सनल बातें शेयर करना दोनों के लिए ही सही नहीं है। यानी सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं, प्राइवेट लाइफ प्राइवेट होती है, उसको जितना प्राइवेट रखा जाए बेहतर है। हाँ, जितनी हद तक यहाँ पर मैं समझा सकूँगी आप लोगों को समझ आ जाएगी, बस उत तक सही है, उसके बाद ख़त्म। बहुत शुक्रिया।